स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये छोटी सी बात बता दूं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कुछ और नहीं है, 0 केल्विन ही हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। और आपको सेल्सियस में इस कन्वर्ट करेंगे तो -273 आएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो -459 आएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कुछ और नहीं, 0 केल्विन ही है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में और हम क्या जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो जाए तो हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन 0 केल्विन आखिर होगा कैसे? इसको समझने के लिए हमें टेम्परेचर को समझना होगा कि टेम्परेचर आता कैसे है। देखिए, ये है कंटेनर, कंटेनर में है गैस, ये है गैस के मॉलिक्यूल्स। हमने सप्लाई करी एनर्जी, जब एनर्जी हमने सप्लाई करी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, वे भागने लगेंगे और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताता है। ठीक है, टेम्परेचर और थर्मोमीटर का खुद में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे की वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताता है। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर भी कम होने वाला है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सिंपल सा मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। सिंपल सी बात। यानी काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है तो टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होगा। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो होती है 0। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी होता है आपका, मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी होता है आपका 0 एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 तो होगी ही, मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी, ये थोड़ा मैंने क्या लिख दिया, अब ध्यान रखिए, ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम है जो 0 होगी। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जो कहता है PV इज इक्वल टू NRT या फिर MRT। अगर यहाँ से प्रेशर लिखना चाहें तो NRT अपॉन V होगा। टेम्परेचर तो हमारे पास है 0 केल्विन, यानी कि पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0, प्रेशर हो जाएगा हमारा 0, जो है वैक्यूम की कंडीशन। वैक्यूम यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्रेशर है 0, जो है वैक्यूम की कंडीशन। इसलिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, हमने देखा कि अगर इसमें डिसऑर्डर बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर डिसऑर्डर ही इसमें ना हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 केल्विन होगा। तो एंट्रोपी आपका क्या बताता है? एंट्रोपी आपका डिसऑर्डर को बताता है। यहाँ पर तो डिसऑर्डर है ही नहीं कुछ, यानी कि आपकी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो भी 0 हो जाएगी। चेंज इन एंट्रोपी आपकी जो हो गई 0। यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, जो एक लॉ है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, जो कहता है कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी होता है वो 0 होता है। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वो 0 होता है। हमने देख भी लिया कि इसमें कोई डिसऑर्डर ही नहीं है,
जो इसमें डिसऑर्डर ही नहीं है, तभी तो इससे काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई और तभी टेम्परेचर जीरो हुआ। यानी कि डिसऑर्डर नहीं है तो चेंज इंट्रोपी भी जीरो हो गई। ठीक है, और यही बात करता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ यही कहता है, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी होगी जीरो। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? ये भी एक तरह का सॉलिड है जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं, बड़े ही अरेंज फॉर्म में ये होते हैं, अरेंज फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ भी यही कहता है। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कुछ और नहीं है, वो जीरो केल्विन ही है। और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करिएगा तो -273 आएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिएगा तो उसकी कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो डिसऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी जीरो होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या होता है? P=mv। ये क्या होता है? 1/2 mv²। यानी कि वेलोसिटी जीरो है तभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो हुआ, और प्रेशर हमारे पास जीरो हो जाएगा, 0 पास्कल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ले लीजिए। ठीक है, जो है वैक्यूम की कंडीशन। डिसऑर्डर नहीं है तो चेंज एंट्रोपी भी जीरो हुई, और यही बात करता है थर्ड लॉ। देखिए, हम बात करने वाले थे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, और हमने थर्ड लॉ को भी समझ लिया। तो ये है इंजीनियरिंग के टॉपिक्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और आप समझ कर उसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा तो वो जरूर समझ आ जाएंगे। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज होता है, जैसे कैविटेशन है। ठीक है, कैविटेशन की बात मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में कभी जब मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपकी बात करूँगा कैविटेशन की। तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं, वे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक हो गया तो दूसरा सब्जेक्ट भी खत्म। ठीक है, इसलिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखिए, बड़े आराम से सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहे इस सब के बारे में या किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में तो हमें कमेंट में करिए, हम वीडियो बनाएंगे और आपके जो डाउट है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि कई ऐसे पीडीएफ्स हैं जो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।